प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे ही परिचितों द्वारा जानबूझकर मेरी सारी वीडियोस पर डिसलाइक्स दिए जा रहे हैं। उनका मकसद है कि मेरी एक भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और आप तक न पहुंच पाए। श्रोताओं, वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। इसलिए मुझे आपके सहयोग और विश्वास की बहुत आवश्यकता है ताकि मैं ऐसे लोगों के इरादों को नाकाम कर सकूं। धन्यवाद। बहू, आजकल की औरतें तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, उनके बराबर कमाती हैं, जिससे घर गृहस्थी अच्छे से चल जाए। लेकिन तू है कि घर के बाहर निकलना ही पसंद नहीं करती। भावना देवी ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी बहू वर्तिका पर तंज कसा। हॉल में चल रहे टीवी की आवाज इस तीखी बातचीत के आगे मध्यम पड़ चुकी थी। रसोई में शाम के डिनर की तैयारी कर रही वर्तिका के हाथ पल भर के लिए ठिठके, पर उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में कहा, हाँ मम्मी जी, करती होंगी कुछ औरतें ये सब काम, पर मुझे पसंद नहीं है। अरे, कैसे बोल रही है? भावना देवी ने अपने हाथ हवा में लहराए। चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। पैसा घर में आता बुरा लग रहा है क्या? ससुराल वाले अगर बहू को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, उसे बाहर जाकर अपनी पहचान बनाने की आजादी दे रहे हैं, तो तू खुद ही पैर पीछे खींच रही है। आज के जमाने में ऐसी आजादी नसीब वालों को मिलती है। वर्तिका ने गैस बंद की, कढ़ाई को नीचे उतारा और रसोई की चौखट पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई डर, बल्कि एक गहरा ठहराव था। उसने सीधे अपनी सास की आंखों में देखकर कहा, मम्मी जी, पैसा आता बुरा नहीं लगता, लेकिन उस पैसे के साथ जो दोहरी जिम्मेदारी आती है ना, वो बुरी लगती है। आपके बेटे का क्या है? वो कमा कर आएंगे तो उनको पता है कि उनको घर आकर खाना तैयार मिलेगा, कपड़े धुले मिलेंगे और बिस्तर साफ मिलेगा। पर अगर मैं कमाने जाऊंगी तो मुझे तो पता है ना कि मुझे दफ्तर का काम खत्म करके घर पर आकर भी खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा देखना पड़ेगा और सबकी जरूरतों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। बराबरी कहाँ है मम्मी जी? जब जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती तो हक की बातें सिर्फ कागजी लगती हैं। तो फर्क तो है ना? वर्तिका की ये बात सुनते ही भावना देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अपनी हार स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने मुंह बिस्काते हुए कहा, बहाने हैं सब, कामचोरी के बहाने। तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। वर्तिका का पति रचित दफ्तर से लौट आया था। वो थका हुआ दिख रहा था, लेकिन घर में फैली इस अजीब सी खामोशी और तनाव को उसने तुरंत भांप लिया। रचित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। पढ़ा लिखा, आधुनिक विचारों का दम भरने वाला और स्वभाव से शांत। वो अक्सर दोस्तों के बीच महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वेलिटी पर लंबी चौड़ी बहसें करता था। लेकिन जब वही बातें उसके अपने घर की चौखट पार करती तो उनकी परिभाषा थोड़ी बदल जाती थी। रात को बेडरूम में जब रचित कपड़े बदल रहा था तो उसने वर्तिका से पूछा, क्या हुआ वर्तिका? मम्मी का मूड कुछ उखड़ा हुआ लग रहा था। फिर से वही नौकरी वाली बात? वर्तिका ने अलमारी में कपड़े सहेजते हुए कहा, हाँ रचित, मम्मी जी का मानना है कि मुझे बाहर जाकर कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल की औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। रचित हंस पड़ा और वर्तिका के करीब आकर बोला, तो गलत क्या कहती हैं मम्मी? तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री है। अगर तुम नौकरी करोगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनोगी। हमारा घर और बेहतर चलेगा। आज के दौर में एक अकेले इंसान की कमाई से घर चलाना कितना मुश्किल है, तुम समझती हो ना? मैं तो तुम्हें पूरा सपोर्ट करने को तैयार हूँ। वर्तिका ने रचित की आंखों में देखा। सपोर्ट? कैसा सपोर्ट रचित? क्या तुम सुबह मेरे साथ उठकर सब्जी काटोगे? क्या तुम दफ्तर से थके हारे आने के बाद रात की रोटी सेकने की जिम्मेदारी लोगे? क्या मम्मी जी मेरे ऑफिस जाने के बाद घर की साफ सफाई खुद करेंगी? रजित का मुस्कुराता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। उसने थोड़ा असहज होकर कहा, देखो वर्तिका, घर के काम तो औरतों के हाथ में ही अच्छे लगते हैं, और फिर मम्मी बुजुर्ग हैं, उनसे इस उम्र में काम कराना क्या सही होगा? हाँ, हम घर के लिए एक बाई रख सकते हैं, लेकिन खाना तो खैर
तुम्हारे हाथ का ही सबको पसंद है। वर्तिका हल्के से मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक टीस थी। यही तो बात है रचित, बाई सिर्फ झाड़ू पोछा कर सकती है, लेकिन एक घर को चलाने का जो मानसिक और शारीरिक श्रम होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। जब तक समाज और परिवार पुरुष को घर के कामों में मददगार की बजाय बराबर का भागीदार नहीं मानते, तब तक एक कामकाजी महिला के लिए बराबरी सिर्फ एक दोहरी सजा है। अगले कुछ हफ्तों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। भावना देवी ने अपनी पड़ोसन मोहिनी के सामने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। मोहिनी की बहू अंजलि एक बैंक में मैनेजर थी और वो रोज सुबह सजे धजे अंदाज में स्कूटी से दफ्तर निकलती थी। क्या कहे मोहिनी बहन, भावना देवी ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारी बहू को देखो, साक्षात लक्ष्मी है। बैंक संभालती है, 30-40 हजार रुपए महीना घर में लाती है। और एक मेरी बहू है, घर में बैठी रहती है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पर इसे तो चार दीवारी से बाहर निकलना ही नहीं। मोहिनी ने गर्व से अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और बोली, हाँ भावना, अंजलि है तो बहुत होनहार, लेकिन सच बताऊं, बेचारी सुबह 5 बजे उठती है, सबके लिए नाश्ता खाना बनाकर बच्चों को तैयार करके ऑफिस भागती है। शाम को 7 बजे आती है, तो फिर से रसोई में घुस जाती है। कभी कभी तो मुझे भी तरस आता है, पर क्या करें, महंगाई का जमाना है। ये बातचीत वर्तिका ने रसोई में चाय छानते हुए सुन ली थी। उसे समझ में आ गया था कि समाज जिस सशक्त महिला की तारीफ करता है, वो असल में एक ऐसी मशीन है जो बिना तेल के 24 घंटे दौड़ रही है। समाज को पैसे तो चाहिए, लेकिन पुरुष का विशेषाधिकार छोड़ने की कीमत पर नहीं। वर्तिका ने एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया। वो इस खोखली आधुनिकता का मुखौटा उतारना चाहती थी। रात के खाने की मेज पर जब पूरा परिवार इकट्ठा था, तो वर्तिका ने खुद ही बात शुरू की। मम्मी जी, रजित, मैंने सोच लिया है, मैं कल से नौकरी ढूंढना शुरू कर रही हूँ। भावना देवी का चेहरा तुरंत खिल उठा। अरे वाह, ये हुई ना समझदारी वाली बात। देखना, जब हाथ में अपने पैसे आएंगे ना, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। रचित ने भी खुश होते हुए कहा, दैट्स ग्रेट वर्तिका, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर समझोगी। मैं तुम्हारे रिज्यूमे को कुछ कंसल्टेंट्स को फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वर्तिका ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। शर्त? कैसी शर्त? भावना देवी के माथे पर बल पड़ गए। क्योंकि मैं भी रचित के बराबर ही पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मुझे भी रचित के बराबर पैकेज वाली नौकरी ही ढूंढनी होगी, जिसमें समय भी उतना ही लगेगा। इसका मतलब है कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलूंगी और रात को 8 बजे तक वापस आऊंगी। इस दौरान घर की जिम्मेदारियां भी आधी आधी बटेंगी। हम एक एग्रीमेंट करेंगे। रचित हंसा। अरे वर्तिका, घर में कैसा एग्रीमेंट? हम सब एक ही परिवार हैं। नहीं रचित, जब बात बराबरी की है, तो नियम भी साफ होने चाहिए। वर्तिका ने एक कागज मेज पर रख दिया। इस कागज पर लिखा है कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच तुम बनाओगे और रात का खाना मैं बनाऊंगी। घर की साफ सफाई और बर्तनों के लिए हम बाई रखेंगे, लेकिन उसे सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी मम्मी जी की होगी। हफ्ते के अंत में कपड़े धोना और राशन लाना हम दोनों मिलकर करेंगे। भावना देवी चौंक गई। अरे, रचित सुबह खाना बनाएगा? सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लड़के से तुम चूल्हा चौका करवाओगी? कैसा अनर्थ है ये? मम्मी जी, जब मैं दफ्तर जाऊंगी, तो मैं भी तो दफ्तर जाने वाली लड़की बन जाऊंगी ना। अगर रचित दफ्तर जाने के कारण सुबह का खाना नहीं बना सकता, तो वही नियम मुझ पर भी लागू होना चाहिए। या तो हम दोनों सुबह मिलकर काम करें, या फिर हम बाहर से खाना मंगाएं, जिसका आधा खर्च मैं दूंगी और आधा रचित। रचित ने मामले को शांत करने के लिए कहा, ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। आजकल के दौर में इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मुझे मंजूर है। देखते हैं तुम्हारी नौकरी कब तक लगती है। वर्तिका प्रतिभावान थी। उसके एमबीए के बैकग्राउंड और पिछले कुछ सालों के फ्रीलांसिंग अनुभव के कारण उसे जल्द ही एक प्रतिष्ठित कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। उसका पैकेज भी अच्छा था। नौकरी का पहला हफ्ता किसी तरह उत्साह में बीत गया, लेकिन असली परीक्षा दूसरे हफ्ते से शुरू हुई।
सोमवार की सुबह 5:30 बजे अलार्म बजा। रचित गहरी नींद में था। वर्तिका ने उसे झकझोर कर उठाया। रचित उठो, आज तुम्हारी बारी है नाश्ता और लंच बनाने की। मुझे आज सुबह 8:30 बजे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। रचित ने आंखें मलते हुए घड़ी देखी। वर्तिका, रात को एक क्लाइंट कॉल थी, मैं बहुत थक गया। तुम आज संभाल लो ना, कल मैं पक्का कर दूंगा। वर्तिका ने दृढ़ता से कहा। नहीं रचित, क्लाइंट कॉल मेरी भी थी। अगर आज मैंने संभाल लिया तो वो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। उठिए। रचित बड़बड़ाते हुए रसोई में गया। उसे चाय बनाने के अलावा कुछ खास नहीं आता था। उसने जैसे तैसे आलू उबाले और पराठे बनाने की कोशिश की। आधे पराठे जल गए और आधे कच्चे रह गए। रसोई का हाल किसी कबाड़ खाने जैसा हो गया था। चारों तरफ आटा बिखरा था। बर्तन सिंक में पहाड़ों की तरह जमा थे। भावना देवी जब उठी तो रसोई की हालत देखकर उनका सिर चकरा गया। ये क्या हाल बना रखा है? मेरी रसोई अपवित्र कर दी। रचित चिड़चिड़ा हो गया था। मम्मी, आपकी बहू के नियमों के कारण ये सब हो रहा है। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। मुझसे अब ये साफ सफाई नहीं होगी। वो बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वर्तिका 8:15 बजे घर लौटी तो घर में अंधेरा सा था। भावना देवी अपने कमरे में सिर पर पट्टी बांधकर लेटी थी। रचित सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था और भूख से उसका बुरा हाल था। तुम अब आ रही हो वर्तिका? घर में कुछ खाने को नहीं है। मम्मी के सिर में दर्द है। उन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। रचित ने शिकायत के लहजे में कहा। वर्तिका ने अपना बैग सोफे पर रखा, गहरी सांस ली और कहा। रचित, मैं भी अभी अभी 10 किलोमीटर के ट्रैफिक से जूझ कर आ रही हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं। आज रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं फ्रेश होकर बनाती हूँ, लेकिन तब तक तुम मम्मी को दवा दे दो और सिंक में जो सुबह के बर्तन पड़े हैं उन्हें कम से कम बाई के लिए समेट दो। ये रूटीन रोज का बन गया। कुछ ही दिनों में घर की सुख शांति गायब हो गई। रचित, जो पहले दफ्तर से आकर आराम से सोफे पर पैर पसार कर बैठता था, अब उसे घर आते ही बर्तनों की खनक और अधूरी जिम्मेदारियां मुंह चिढ़ाती मिलती थी। भावना देवी को अब समझ आ रहा था कि बहू का घर में रहना उनके लिए कितनी बड़ी सहूलियत थी। पहले उन्हें सुबह समय पर गर्म चाय मिलती थी, दोपहर का खाना उनकी पसंद का बनता था और उनके कपड़े हमेशा सलीके से अलमारी में मिलते थे। अब वर्तिका के ऑफिस जाने के बाद उन्हें बाई से किचकिच करनी पड़ती थी। घर के छोटे मोटे काम खुद देखने पड़ते थे और शाम को बहू के आने का इंतजार करना पड़ता था। एक दिन रचित के दफ्तर में एक बड़ा ऑडिट था। वो रात को 9 बजे थका हारा घर लौटा। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं लगा था। वर्तिका अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वर्तिका, आज फिर खाना नहीं बना? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। रचित चिल्लाया। वर्तिका ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा। रचित, आज ऑफिस में मेरा भी प्रेजेंटेशन था। मैं खुद आधे घंटे पहले आई हूँ और आज रात का खाना बनाने की बारी तुम्हारी थी, अगर तुम्हें याद हो तो। भाड़ में गई तुम्हारी बारी। रचित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं इस घर का मर्द हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ। क्या मुझे घर आकर एक वक्त का सुकून का खाना भी नसीब नहीं हो सकता? कैसी औरत हो तुम? जरा भी ममता या जिम्मेदारी की भावना नहीं है तुम में। भावना देवी भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। हाँ वर्तिका, बहुत देख ली तेरी बराबरी। मेरे बेटे का कचरा कर दिया तूने। कमाती क्या है, जैसे घर पर एहसान कर रही है। इससे तो अच्छा था कि तू घर में ही बैठती। वर्तिका धीरे से उठी। उसने लैपटॉप बंद किया और दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में गजब का संयम था। रचित, मम्मी जी, आज आप दोनों ने वही बात कह दी जो इस समाज का कड़वा सच है। जब तक मैं घर में रहकर 24 घंटे बिना किसी छुट्टी के काम कर रही थी, तब तक मेरी उस मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। उसे घरेलू औरत का कर्तव्य कहकर खारिज कर दिया जाता था। उसने रचित की तरफ देखा। रचित, तुमने कहा कि तुम मर्द हो और कमाकर आते हो, इसलिए तुम्हें सुकून चाहिए। तो फिर जब मैं भी उतनी ही मेहनत करके उतना ही कमाकर घर लौटती हूँ, तो मुझे सुकून क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत के शरीर में पैदा हुई हूँ? मेरी थकान, मेरी भूख और मेरा तनाव आपके मुकाबले कम है?
फिर वो भावना देवी की तरफ मुड़ी। मम्मी जी, आप कहती थी कि आजकल की औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन आपने कभी अपने बेटे को ये सिखाया कि कंधे से कंधा मिलाने के लिए पुरुष को भी 2 कदम पीछे हटकर घर की रसोई संभालनी पड़ती है? आपने अंजलि का उदाहरण दिया था ना, क्या आपने कभी देखा है कि उस बेचारी की आंखों के नीचे कितने काले घेरे हैं? वो डिप्रेशन की दवाइयां खाती है क्योंकि उसका पति घर में एक तिनका भी नहीं उठाता। क्या आप अपनी बहू के लिए भी वही जिंदगी चाहती थी? भावना देवी और रचित निशब्द खड़े थे। वर्तिका की बातें उनके अंतर्मन पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वर्तिका ने अपनी बात जारी रखी। बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि औरत पर जिम्मेदारियों का बोझ दोगुना कर दिया जाए। असली बराबरी तब आती है जब घर और दफ्तर दोनों जगह काम का बंटवारा आधा आधा हो। अगर पुरुष घर के कामों को अपनी जिम्मेदारी नहीं मान सकता, तो उसे औरत से बाहर जाकर कमाने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और अगर औरत घर संभाल रही है, तो उसके उस काम को कमतर आंकना बंद कीजिए, क्योंकि एक घर को सुचारू रूप से चलाना किसी कारपोरेट कंपनी को चलाने से कम बड़ी बात नहीं है। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया, लेकिन वो रात उस परिवार के लिए एक वैचारिक क्रांति की रात थी। अगली सुबह रचित वर्तिका से पहले उठा। वो रसोई में गया और उसने चुपचाप चाय बनाई। उसने वर्तिका को जगाया और चाय का कप उसके हाथ में देते हुए कहा, आई एम सॉरी वर्तिका, मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही एक अच्छे पति का काम है, पर मैं गलत था। तुमने जो देहोरी जिम्मेदारी की बात कही थी, वो 100% सच है। भावना देवी भी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने वर्तिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, मुझे माफ कर देना। मैं तो पुरानी सोच की थी, पर खुद औरत होकर भी मैं एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। तूने हमारी आंखें खोल दी। वर्तिका की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने रचित का हाथ थामा और कहा, मुझे नौकरी करने से गुरेज नहीं है रचित, बस मुझे अकेले उस बोझ तले दबना पसंद नहीं था। इसके बाद उस घर की व्यवस्था सच में बदल गई। वर्तिका ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब रचित सिर्फ मदद नहीं करता था, वो भागीदारी करता था। रविवार को जब रचित मटर छील रहा होता और वर्तिका कपड़े सुखा रही होती, तो भावना देवी गर्व से अपनी बालकनी से उन्हें देखती। अब अगर कोई भावना देवी से कहता कि आपकी बहू कंधे से कंधा मिलाकर कमाती है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बहन, मेरी बहू और बेटा दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कमाते भी हैं और दोनों मिलकर घर भी चलाते हैं, क्योंकि बराबरी सिर्फ दफ्तर की तनख्वाह में नहीं, घर के चूल्हे चौके में भी होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आधुनिक समाज के एक बहुत बड़े विरोधाभास को उजागर करती है। आज का समाज महिला सशक्तिकरण और बराबरी के नाम पर औरत को घर की चौखट से बाहर निकालकर कमाने की आजादी तो दे रहा है, लेकिन अपनी सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक मानसिकता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घर के काम को अक्सर कोई काम नहीं या सिर्फ कर्तव्य मान लिया जाता है। ये कहानी सिखाती है कि एक घर को सुचारू रूप से चलाना किसी बड़ी कंपनी को चलाने जितना ही मानसिक और शारीरिक श्रम मांगता है, और इसका पूरा सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके नजरिए में एक सफल और सशक्त महिला वही है जो बाहर जाकर पैसा कमाती है? क्या घर संभाल रही महिला को समाज में वो दर्जा और सम्मान मिलता है जिसका वो हकदार है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।